गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th नंबर सिस्टम लेक्चर 8। इसमें हम कवर्ड करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये नंबर सिस्टम का लास्ट रिमेनिंग टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.6 को पूरी तरह से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार कहता हूं बेटा कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक का एसेंस समझो। जो मैंने ये लाइन लिखा है, इस लाइन का मीनिंग समझ जाओगे तो आपका इस टॉपिक का विजन क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए तो मैंने कहा कि एक्सपोनेंट को जरा समझते हैं। बेटा एक्सपोनेंट को आप पढ़े होंगे, लेकिन ये दो नाम से और जाना जाता है। एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं और इंडिसेस भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है अभी देखेंगे। रियल नंबर में आप पढ़ चुके हो रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर को मिला देते थे, इरेशनल को मिला देते थे तो रियल नंबर है। फिर से समझिए, ये टॉपिक आपसे क्या चाह रहा है समझना कि इफ यू हैव द रियल नंबर दैट मीन्स रेशनल और इरेशनल, है ना। बहुत फिर समझिए कि इफ यू हैव द रियल नंबर एंड दिस रियल नंबर हैविंग द एक्सपोनेंट देन हाउ कैन डिवाइड दिस नंबर्स। ये पढ़ना है कि रियल नंबर है, उनके एक्सपोनेंट है, पावर है। उन दो ऐसे नंबर जिनके एक्सपोनेंट हो उनको कैसे मल्टीपल करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे, ये चीज़ हमें इसमें लर्न करना है। ठीक है, चलिए तो आप देखते हो पावर कैसे। मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कह दूं बेटा 2 to the power 4, ठीक। तो यही जो पावर है यही एक्सपोनेंट है, यही एक्सपोनेंट है। इसी को पावर कहते हैं और इसी को इंडिसेस भी कहते हैं। ठीक, ये बचे महोदय, इनको कहेंगे बेस। ठीक है, इनको कहेंगे बेस और इनको कहेंगे एक्सपोनेंट ऑब्लिक पावर ऑब्लिक इंडिसेस। जिस नाम से आपको प्यार हो उस नाम से कॉल इनको कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए। तो मैंने कहा कि ये रहा बेस और ये रहा एक्सपोनेंट। हमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जरा देखो, मैं इसको जरा मिटा दूं। ठीक है, आइए। मैंने कहा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है, यहां मैं लिखता हूं इसका ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट ऑफ लॉ पढ़ेंगे इसमें। किस प्रोडक्ट ऑफ लॉ का, जिनका एक्सपोनेंट हो, जिनका मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ लॉ। ये नहीं पढ़ेंगे 2 into 3 = 3 into 2, ये नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इनमें एक्सपोनेंट हो तो पढ़ेंगे, है ना। चाहे 2 हो चाहे 3 हो, एक्सपोनेंट वाले का प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ लॉ। तो हम इसमें कवर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ लॉ। सेकंड नंबर पर कवर करेंगे हम कि कोशेंट लॉ, कोशेंट लॉ। और थर्ड कवर करेंगे पावर लॉ। ठीक है, थर्ड कवर करेंगे पावर लॉ। ये चीजें कवर करेंगे, कुछ और भी चीजें देखेंगे थोड़ा इसके बियॉन्ड। ठीक है, आइए। तो मैंने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसका, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स का। कि रियल नंबर अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, पावर फॉर्म में हो, तो उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे। कोशेंट फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और पावर में होंगे तो, यानी कि पावर का पावर। ठीक है, आइए चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम टेकअप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ लॉ। देखो प्रोडक्ट ऑफ लॉ, ठीक है बेटा, बड़े समझ लो। ये आएगा, हो सकता है थ्योरी में भी पूछ दे, लेकिन जानो कि व्हेन मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, कौन से नंबर्स, रियल नंबर। व्हेन मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, या मैं कहूं कि व्हेन मल्टीप्लाई 2 रियल नंबर। रियल कह दिया तो समझिए कि मल्टीप्लाई रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इरेशनल की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया। चलिए फिर से समझिए। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 नंबर्स दैट हैव द सेम बेस। फिर समझिए, व्हेन मल्टीप्लाई स्लो चलूंगा मैं, 2 नंबर्स that have same base
कॉमा। मैंने कहा कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिनका बेस सेम हो। कौन सा बेस की बात मैं कर रहा हूं? मैंने अभी बताया था 2:3, ये बेस है ना। तो जिनका बेस सेम हो देन वी कैन ऐड द एक्सपोनेंट, कॉमा है यहाँ पे, देन वी कैन ऐड द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, बात समझिए कि अगर दो नंबर हैं जिनका बेस सेम है, उनके एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देंगे। ये क्या है बेटा? एक्सपोनेंट इतने पावर होते हैं कि आप कैलकुलेशन करते रह जाओगे। ये टेक्निक बहुत इजी बनाती है। थोड़े देर वेट कर लो, थोड़ा पेशेंस कर लो, अभी देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने, टॉपिक को पढ़ने से लाभ क्या है। चलिए, ये मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ लॉ क्या है। सर जी मैंने कहा कि दो नंबर, कौन से नंबर? रियल नंबर। दो नंबर हो और उनके एक्सपोनेंट हो और दोनों नंबर का बेस सेम हो। मान लिया एक नंबर लिया a, इसका एक्सपोनेंट माना m। फिर समझिए ये बेस था ना, a बेस हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया? एक्सपोनेंट, पावर और इंडिसेस, जो मर्जी प्यार से कह लो। और एक और नंबर लिया बेस सेम, यानी कि a लिया तो यहां भी a लिया और इसको पावर कुछ और हो गया। तो ऐसा कोई चीज आ जाए तो सेम बेस हो तो वी कैन ऐड द एक्सपोनेंट, दोनों एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। किस पे? बेस लिखेंगे, बेस एक ही लिखेंगे और m प्लस n कर देंगे। बेटा ये बात बोल रहा है ये। फिर समझिए कि दो नंबर्स हो, ये कौन सा? रियल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर कह लो, ये पावर्स होंगे, अभी बताऊंगा मैं। ये दो नंबर्स हैं जिनके बेस सेम होंगे तो उनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट लॉ है, यही प्रोडक्ट लॉ है। सर जी ये तो समझ में नहीं आया, कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। चलो भैया मैं एग्जाम्पल लेता हूं। चलिए, मैंने कहा कि 2 to the power 3 और 3 to the power 2 ले लेते हैं। क्या इस पे प्रोडक्ट लॉ फॉलो होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें है कि बेस सेम हो। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बेस सेम नहीं है, तो हम बेस सेम की बात कर रहे हैं ना। अगर इसी चीज को हम 2 लिख दें तो सर ये लागू हो जाएगा। ऐसा नंबर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? सेम बेस है, 2 लिखेंगे, m प्लस n, यानी कि ये m है और n है, ये क्या हो गया? m हो गया और ये क्या होगा? n हो गया। दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 यानी कि 2 to the power 5। ये आ गया ना, ये आ गया। ठीक है, ये बात हो रही है। देखो इसका लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों ऐसा है। मैं कह दूं कि बेटा कैलकुलेट करो इसी को, इसको जरा कैलकुलेट करके बताओ। फिर 2 का मल्टीपल 3 टाइम्स करोगे, फिर 2 का मल्टीपल 2 टाइम्स करोगे, फिर सबका आपस में मल्टीपल करोगे तो इतना टाइम लगेगा। ऐसे सिंपल सा ये बन गया आपका, ठीक ना, इसका ऑपरेशन हो गया। तो ये है बेटा कौन सा? ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ लॉ। फिर से समझिए कि बेस शुड बी सेम। देखो ये दोनों हैं बेस, ये क्या है? ये बेस, सेम बेस। बड़े मैं धीरे चल रहा हूं, सेम बेस दिख रहा होगा आप लोगों को। सेम बेस हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे और सेम बेस का मतलब क्वांटिटी सेम। देखो सेम बेस का मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी सेम। 2 क्वांटिटी है तो इसका भी 2 ही क्वांटिटी होगा, यानी कि क्वांटिटी, फिर समझिए यानी कि क्वांटिटी सेम। ये बात समझ में आई? सेम। अब देखो बड़े ध्यान से एक चीज मैं बताता हूं। ये तो एक नंबर लिया, रियल नंबर, उसका पावर। m और n में एक कंडीशन है, क्या बेटा? a, m और n ये सभी के सभी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये मिटा दूं, वेयर, यहां पे देखिए वेयर a, m and n will be नेचुरल नंबर। ये क्या है भाई? सर जी नेचुरल नंबर क्या है? मेरा लेक्चर नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर फॉलो करिए, क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ बता रहा हूँ नेचुरल नंबर वही है बेटा जो 1 to लेकर के जितना समझ सकते हो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। ऐसा क्यों कहा गया? किताब में लिखा है, टीचर ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 100% मैथ में मार्क्स आ गया, ज्ञानी बन गए, ऐसा नहीं है। देखो ये क्यों कहा गया कि नेचुरल नंबर? फिर समझो, जब नेचुरल नंबर की बात आ गई तो नॉन नेचुरल नंबर क्या है?
है ना। क्यों कहा गया? मान लो ए पर m है, ए पर जैसे मैं लिया 2 लिया था, 2 पर 3 लिया था और एक जगह 2 पर मैंने 2 लिया। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं होगा मान लो तो निगेटिव नंबर कर दीजिए, यही तो सकता है। निगेटिव नंबर इंटीजर्स कर दीजिए, निगेटिव नंबर कर दीजिए, रूट कर दीजिए, बोलिए रूट कर दीजिए, ऐसा रूट कर दीजिए जो टर्मिनेटिंग ना हो। वैसे पे अगर पावर कर देंगे, मैंने कहा कि यहाँ पे -2 कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ पे 1.5 कर दिया मैंने, पावर को 1.5 कर दिया, तो नहीं ये लागू होता प्रोडक्ट लॉ, ये लागू नहीं होगा। ये हमें क्या चाहिए? नेचुरल नंबर। यहाँ डेसिमल नहीं चाहिए, 15 कर दो कोई बात नहीं चलेगा, ये चीज़ें नहीं चलेगी, नेचुरल नंबर चाहिए, है ना। बात समझ में आई? बात समझ में आई। अब चलो, मैंने कहा पावर का, मैंने कहा कि ये भी नेचुरल चाहिए, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल और ये भी नेचुरल। ये बात क्लियर हो गई? सारा नेचुरल नंबर 1 से लेकर चाहे जहाँ तक रख दो, लेकिन 0 से 1 से पीछे ना जाओ भाई, है ना। चलिए, डेसिमल की बात ना करो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं, इसमें किसी को डाउट नहीं, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक। तो हमने देखा प्रोडक्ट लॉ को, उसमें क्या होना चाहिए था? सेम बेस, अगर 2 नंबर हो, सेम बेस हो तो उनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ थोड़ा सा है इसमें भी। कोशेंट लॉ, कोशेंट का मतलब, कोशेंट कहाँ पर वर्ड आता है? जहाँ डिवीजन की बात होती है ना, जहाँ डिवीजन की बात होती है, ठीक। तो जैसे डिफिनेशन उसमें लिखा मैंने, सेम तरह से थोड़ा सा चेंज करके, क्या था? वी कैन डिवाइड द एक्सपोनेंट देन दैट हैव सेम बेस। हमने कहा कि दोनों को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर बेस सेम हो तो ऐसे इसमें भी क्वेश्चन में कि वी कैन डिवाइड, लिखवाऊंगा नहीं, आप चाहो तो लिख लो, वी कैन डिवाइड द एक्सपोनेंट दैट हैव सेम बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा कि अगर एक नंबर है a और इसका एक्सपोनेंट m है, ठीक, इसको डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा नंबर है इसका एक्सपोनेंट m है। ऐसे समझ लीजिए, अगर a है m तो डिवाइड कर सकते हैं a n। ऐसे अगर है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे? कोशेंट लॉ के अकॉर्डिंग आसान हो जाएगा। कैसे? बेस सेम है, ये भी नेचुरल, ए भी नेचुरल, ए भी नेचुरल, ए भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जब बेस ऐसा सेम हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ए और ऊपर वाले में से यानी कि m और नीचे वाला m-n। देखो इसका कितना फायदा है, ठीक ना। तो इफ यू हैव द नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर है जिनके एक्सपोनेंट है और डिवीजन करना है, हम कर सकते हैं ऐसे, है ना, दोनों एक्सपोनेंट को माइनस कर सकते हैं। तो लिखना चाहो लिख लो, वी कैन डिवाइड द एक्सपोनेंट दैट हैव द सेम बेस, लिखो दैट हैव द सेम बेस, सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट फ्रॉम न्यूमरेटर एक्सपोनेंट टू डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट, है ना। डेफिनेशन रखना नहीं है, ऐसे लिख दो कि वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर एक्सपोनेंट टू डिनोमिनेटर एक्सपोनेंट इफ यू हैव द सेम बेस नंबर, है ना। चलिए, ये बात आ गई। सर जी ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि चलो, मैंने कहा कि बेटा यहाँ कंडीशन है m इज ग्रेटर देन n, यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए, m इज ग्रेटर देन n। सर जी क्या चीज है बेटा? सॉल्यूशन मजेदार नहीं है, देखो घुसो मैथमेटिक्स में, सॉल्व तो करना आसान है, नंबर से कुछ नहीं होता। आइए, मैंने कहा कि m इज ग्रेटर देन n है तभी कोशेंट लॉ फॉलो होगा। कैसे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लें? मैंने लिया 2:3 लिया और बेस सेम है तभी ये इंप्लीमेंट होगा, तो बेस सेम लिया मैंने, ठीक है। और देखो 2:2 मैंने 4 कर दिया, लागू होगा। जरा देखो, थोड़ा ठहरो, ठीक। मैंने कहा सॉल्व करते हैं भाई, बेस सेम है तो मैंने कहा कोशेंट का सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है न्यूमरेटर के कोशेंट से डिनोमिनेटर के कोशेंट में, ठीक है। चलिए भाई, मैंने भी ऐसा किया, 2 लिया, न्यूमरेटर के कोशेंट से हमने डिनोमिनेटर के कोशेंट को माइनस कर दिया, क्या आया? 2:-1। ये क्या हो गया?
ऐसे चीज की हम बात नहीं करते, ऐसे चीज को इस डिफिनेशन में नहीं लिखा गया है, इसलिए मैंने लिखा कि m हमेशा बड़ा। देखो बेटा यहाँ क्या हो गया, ये m है ना, यहाँ m है और ये क्या है, n है। यहाँ तो n ही बड़ा हो गया m से, है ना, ये m ही बड़ा हो गया n से, तो बात नहीं बनेगी इस लॉ में। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इससे हमेशा ऊपर वाला बड़ा। अब इसको मैं उल्टा कर दूं, चलो 2:4 डिवाइडेड बाई 2:3। आइए सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है, तो सेम बेस है 2 लिखेंगे। न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस कर दिया, 2⁴ इक्वल टू 2। देखो तो यहाँ पे क्या है, m इज ग्रेटर देन n। अगर ऐसा है तो ये बात बनेगी। बात समझ में आई? ये है कंसेप्ट, ये है टीचिंग। ठीक है, चलिए आइए अभी थोड़ा सा बस वेट करिए, अभी मिटाना नहीं है। आइए इस पे क्वेश्चन करना है। सर जी कुछ क्वेश्चन करा दो इस पे छोटा मोटा। हमने कहा कि ले लो भाई, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि इस पे क्वेश्चन लेते हैं, आप प्रैक्टिकली देख लो, है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि यहाँ भी a और m, a, m एंड n आर नेचुरल नंबर, है ना, ये भी नेचुरल नंबर ही होंगे। बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई। चलिए मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 3:5 डिवाइडेड बाई 3:3। देखिए m बड़ा है n से m बड़ा है ना, कोई बात हो जाएगा। बेस सेम है 3, तो इसके न्यूमरेटर में पावर से इसके पावर को हमने माइनस कर दिया। 3:2 यानी कि कितना हो जाएगा, 3⁴ यानी 3 × 3 यानी 6। ये आंसर हो गया, है ना। ऐसे होना है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से ही फायदा है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना। चलिए आइए इसको मिटाते हैं और अगले पे आते हैं। देखो अब है पावर ला। पावर का मतलब एक्सपोनेंट, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टाइप का। एक्सपोनेंट का पावर, जैसे मैं कहूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर m है, कोई a नंबर है, कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, इसका पावर m है या एक्सपोनेंट m है, और फिर इसका एक्सपोनेंट ऐसे हो जाए, है ना, ये पावर ला। तो ऐसे पावर का अगर पावर हो तो उसमें कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, ये बताएगा पावर ला। किसका पावर ला? किसका? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के अंडर। ठीक है, चलिए तो कुछ ऐसे ही बात करेंगे। आइए देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। मैंने कहा कि इसको डिफाइन कैसे करोगे बेटा, जैसे उसको डिफाइन किया आपने, क्या? इफ नंबर रेज ए पावर, इफ नंबर रेज ए पावर, अगर नंबर a है और ये रेज ए पावर एंड आल्सो होल द पावर, देन we can multiply the both power, we can multiply the both power। कंडीशन है कि a, m और n, a, m और n, चाहे m ही मैंने लिख दिया, तो ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। चलिए, तो मैंने कहा कि इफ नंबर रेज ए पावर टू पावर, जस्ट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट। क्या बात हुई? इफ नंबर हैविंग पावर टू पावर, देन जस्ट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट और मल्टीप्लाई द पावर और मल्टीप्लाई द इंडिसेस। बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। कोई दिक्कत नहीं। जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैंने कहा कि बात तो वही हुई कि a टू द पावर m है और इसका फिर एक n आ गया। तो सर जी मैंने कहा कि इसको पावर के पावर यानी एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट में आपस में ऐसे मल्टीप्लाइड करके a, m, n बीच में ऐसे आप लिख सकते हो। सर जी कोई एग्जाम्पल मैंने लिया 2:3 और इसका हमने 2 कर दिया। देखो बेटा, अगर ये पावर ला न रहता तो इसको कैसे करते आप, 2 3 टाइम्स मल्टीपल करते, फिर उनको फिर उतनी बार लिखते क्योंकि स्क्वायर है ना। देखो ये ना रहता तो कैसे लिखते आप, 2 × 2 का फिर होल स्क्वायर लिखते, ठीक। फिर करते 2 × 2 और ये एक बार और करते ना ऐसे 2 × 2। कितना टिपिकल है कैलकुलेशन और कितना ये इजी कर दिया, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने कहा कि 2 पे एक्सपोनेंट m और n को मल्टीपल कर देंगे, 3 × 2 कर देंगे तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब सिर्फ 2 को 6 टाइम लिख दो, कितना आसान हो गया ना। तो ये टेक्निक बताया पावर लॉ और किसका, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर का, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ एक चीज और बताता हूं आपको, ठीक।
ऐसे भी सिचुएशन एक्सप्रेशन आ सकते हैं। क्या मैं कह दूं n रूट a, चलो कैसे लेते हैं बेटा, एक रूट आएगा जैसे √2, यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसको 2 मानते हैं। रूट को मतलब रूट जहाँ लग गया समझिए 2, है ना, समझिए 2 वर्ड, ठीक। अगर नहीं दिया है तो भी ठीक, नहीं दिया है तो यहाँ 2 समझेंगे। ऐसे अगर कोई आ जाए तो समझेंगे ऐसे 2 पर ऐसे 1/3, इसको क्या समझेंगे 2 पे एक्सपोनेंट 1/2। ये आपने 6वीं 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा ऐसे ही अगर कोई नंबर n हो और ब्रैकेट में भी n हो, a हो तो क्या समझेंगे a का एक्सपोनेंट n, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई सर जी? समझ में आ गई। चलिए, मैंने कहा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, तो एक एग्जांपल ले लो भाई। मैंने कहा कि 3√2, 3 मैंने लिख दिया तो क्यों निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 2, तो इस 2 का रूट निकालना है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 2 और 2 मतलब रूट। लेकिन मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया तो इसका क्यूब निकालना है, ऐसे 1/3 इसका क्यूब निकालना है। रूट लिखे 2 या ना लिखे वो रूट 2 माना जाएगा। लेकिन जहाँ 3 लिख दे, 4 लिख दे तो 4 निकालना है, ऐसे इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं कह दूं 4 और इसका कह दूं, जैसे मैं कह दूं 4 और 2/3, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपके लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने लिया कि 4 3/2, अगर ले लेते हैं ऐसे, देखो एक ये एक्सप्रेशन है, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही है समझो। इसको हमें सॉल्व करना है। आप सोच के बताओ कौन सा लॉ इस पे लागू होगा। क्या ऐसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा आसानी से हम इसको कर सकते हैं। सर जी देखो कैसे, अभी कराएंगे, डोंट वरी, बहुत इस पे काम करना है बेटा। 4 है तो मैं इसको 1/2 इंटू 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? फिर से समझिए, मैंने कहा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड करूं तो 4 पे 3/2 ही आएगा। तो सर जी ये क्यों किया? सर जी ये आपने क्यों किया? तो मैंने कहा कि बेटा ऐसे किया, इसको मैंने इसलिए किया कि इसको सॉल्व करने में अब मुझे आसानी हो जाएगी। 4 को 2 एक्सपोनेंट 2 लिख देंगे और पूरे का एक्सपोनेंट 1/2 इंटू 3 हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं वहां पे? बोलो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। थोड़ा इसको और सर जी आगे बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा, अभी पढ़ा था आपने कि एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो देखो एक्सपोनेंट 2 है और इसके सारे एक्सपोनेंट ये हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। कैसे? 2 पे 2 इंटू 1/2 इंटू 3 हो गया। अब देखो आसान हो गया। 2 पर क्या आया? ये कैंसिल हो गया, ये 2 पर 3 बच गया। हो गया ना? कितना आसान है। ऐसे सॉल्व करना कठिन हो जाता ना। ये रोल है एक्सपोनेंट का, ये रोल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, है ना, जिसमें पावर लॉ है। चलिए आइए थोड़ा सा हम इसको आगे और बढ़ाते हैं। अब हम एक समरी देख लेंगे, फटाफट एक समरी देख लो। इस सारे एक्सप्रेशन को मैंने लिख रखा है, सारे लॉज को लिख रखा है। इस पे एक एक एग्जांपल मैं लिख दूंगा, फटाफट आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए, मैंने कहा कि रूट a हो तो उसको स्क्वायर रूट बनाएंगे। यहाँ 2 लिखा हो चाहे ना लिखा हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल लिया है 25 को बेटा 25 का हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं सर। तो 25 का फैक्टर निकाल लो। तो 25 का फैक्टर क्या हो सकता है बेटा? 5 जा और 5 फिर 1, ठीक है। 5 इंटू यानी कि 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो 25 है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 5 का स्क्वायर, फिर इसका 1/2 है। तो अभी आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो
तो वो आपस में मल्टीपल हो जाते हैं। एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है ना, पावर ला हम मल्टीपल कर देंगे। तो 5 पे ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। चलिए तो मैं यहाँ लिख दूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ जगह ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे लिख देंगे, तो 5 पे 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, 5 1 आया पावर, तो पावर 1 हो गया, तो ये 5 आंसर हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। ये मैंने एक समरी लिख दिया कि सामने सामने रहेगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो 5 आ गया। ऐसे ही एक ऐसे ही क्यूबिक काम ले लेते हैं। कोई बात नहीं सर जी, क्यूबिक का ले लो, क्यूबिक आप ले लो। चलिए तो क्यूबिक का मतलब मैंने बताया ए पे क्यू, अगर ऐसे ले लूं, अगर मैं ऐसे ले लूं क्यू 27, इसको लिख सकते हो 27 का एक्सपोनेंट 1/3। ये भी आपने देखा है, जब 1/3 हुआ 27 का आप निकाल लो फैक्टर, तो 27 का फैक्टर निकालोगे, 3 9 जा और फिर 3 3 जा और फिर 3 1 जा, कितना हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पे 3, इसको लिख सकते हैं ना 3 टू द पावर 3, यानी 27 को 3 टू द पावर 3, यानी 27 को 3 का एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं। और इन सब का ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखो 3 का 3 और पूरे का 1/3। तो बेटा अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ऐसा अगर हो, अगर a इंटू ए का एक्सपोनेंट m हो और x का एक्सपोनेंट n हो, तो क्या हो सकता है, a पर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। इसका ऐसे भी कर सकते हैं, तो 3 एक्सपोनेंट पे मल्टीपल 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 और आंसर 3, ये दिख रहा है आपको, ठीक है 3। कितना आसान है ना। चलिए अब आइए एन ए का, तो एन ए पे कोई हो तो सिंपल सी बात हो यही, अगर ये यही हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है ना। तो ये मैंने लिख दिया है समझने के लिए कि अगर एन रूट आ जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चाहो तो कोई एग्जाम्पल ले लो और चाहो तो न लो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ना। चलिए अच्छा आइए, ऐसे कोई चीज़ हो, इसका सर जी एग्जाम्पल ले लो, तो मैंने कहा कि चलो भाई इसका भी एक एग्जाम्पल ले लो। तो यहाँ पे कोई भी नंबर लो अपनी मर्जी से, चाहे जो आपको पसंद हो। हमने कहा कि 2 पर ले लेते हैं सर जी। चलिए 2 पर 5 ले लेते हैं और नीचे 2 पर 3। ध्यान दीजिएगा m हमेशा n से बड़ा होना चाहिए, मैं बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे तो बेस सेम है 2 हो गया, और ऊपर m माइनस m यानी कि 5 माइनस, थोड़ा मैं बड़ा लिख दूँ, 5 माइनस 3 यानी कि 2 पर कितना आ जाएगा बेटा 2 यानी कि 4। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आइए चलिए इसका एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट 2 है और इसका एक्सपोनेंट 3 आ गया, तो ये एक्सपोनेंट आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। 2 पे 2 इंटू 3 यानी कि 2 पे 6, आपका आंसर ही आ गया। चलिए अब आते हैं इनका a टू दी पावर 0। आप जानते हो कोई नंबर का पावर अगर 0 हो, अगर मैं कहूँ 2 टू दी पावर 0, ये 1 आ जाएगा, ये आप पढ़ चुके हो। सिर्फ हमने यहाँ पे इसलिए बताया था कि एक आपका रिवीजन मोड है, ठीक है। आइए अब इसका देखो, मैंने कहा कि 2 टू दी पावर -1 ले लें, तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा 1 अपान a टू दी पावर n, यानी कि 1/2 दी पावर n यानी 1/2। बात आई। एक चीज और छूट रहा है बेटा, इसको मैं ऐड कर दूं। अगर ऐसे लिखा हो कि दोनों का बेस हो am और bm, बेस सेम ना हो, जैसे मैंने कहा था अभी तक पढ़ा था हम लोगों ने, a पर m और a पर n बेस सेम है, तो a पे m प्लस n लिख देते थे, ठीक है। चलिए लेकिन ऐसा अगर हो जाए a पर m और इंटू b पर n, तो क्या हो जाएगा, या b पर m ही ले लो, यानी कि बेस अलग एक्सपोनेंट सेम, बेस अलग एक्सपोनेंट सेम, तो क्या हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है कि हम ए बी करके और पावर m लिख देंगे। देखिए कैसे, मैंने कहा 2 टू दी पावर 3 ले लें एक, और एक 3 टू दी पावर 3 ले लें। बेस दोनों का अलग अलग हो गया लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो ब्रैकेट में a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 3 कर देंगे और एक्सपोनेंट 3 ही रखेंगे।
m, तो यानी कि 6 पे कितना हो गया आपका 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक एक्सप्रेशन। तो ऑल दिस एक्सप्रेशन गिवन टू यू, और बेटा समझ लो आप कितने क्वेश्चन पढ़ लो, कितने प्रैक्टिस कर लो, कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, आप चाहे जितने कर लो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरा एक सजेशन रहता है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि एक बुक पढ़ो, उसको 1000 बार पढ़ो। 1000 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 1000 बार पढ़ो। आपका ICSE बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, चाहे NCERT हो, किसी एक अपनी बुक को कई बार प्रैक्टिस करिए। मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एक्सरसाइज 1.6 में, बहुत वैरायटी है, उसके अलावा अगले लेक्चर में मैं और डिफरेंट क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन सभी में यही फंडे लगने हैं। क्वेश्चन बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा, बहुत ही भयानक, बहुत ही वास्ट दिखेगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट पे आएगा, है ना। टाइम लगेगा, एक कंसेप्ट यही रहेंगे। लेकिन जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आए वो क्वेश्चन बड़े बड़े कर लोगे, रट लोगे, काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखो एक्सरसाइज 1.6 NCERT का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या करता है, 64 है और एक्सपोनेंट हाफ है। एक्सपोनेंट ये इसके सामने नहीं है, ये एक्सपोनेंट है, यह कंफ्यूजन होना बेटा, ये यहाँ पे समझो ऐसे एक्सपोनेंट है। कैसे करोगे, देखो एक्सपोनेंट का कितना रोल यहाँ पे है। सिंपल सी बात है, इसको 2-3 मेथड से कर सकते हो। मैंने कहा आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इसका फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप क्या कर लेंगे, इसका आप निकाल लीजिए फैक्टर। मैंने कहा 64 का निकालिए, तो 2 30 हुआ, फिर 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 4 जा, फिर 2 से करोगे 2 जा, फिर 2 से करोगे 1, ये 1 पे आ गया, फिनिश हो गया। ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, क्या हो गए 64, ये सारे के सारे क्या हो गए फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, जरा देखो 2 × 2 × 2 × 2 2 6 टाइम, है ना, 6 टाइम, यानी कि 2 to the power 6 भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, देखो कितना आसान करें, ऐसे सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए ऊपर 1/2 का, तो बड़ा टिपिकल सिचुएशन हो जाएगी, ठीक ना। आइए तो इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा सबसे पहले एक फैक्टर निकाल लीजिए इनका। क्या कहा आपने कि सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ये कौन सा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकाला तो हमने इसकी जगह पे क्या पाया 2 to the power 6, और ये एक्सपोनेंट है। ठीक, आप देख के बताओ यहाँ पे क्या होगा, आप देख के बताओ क्या इस पे कौन सा रूल लगेगा। क्या ये नहीं लगेगा, क्या ये नहीं लगेगा कि एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो मैं भी कर दूं 2 6 एक्सपोनेंट में पहले से ऑलरेडी एक्सपोनेंट है, ये m है और n है, तो m × n। ठीक है, आइए तो अब करो 2 3 जा 6, तो 2 और 3 और 1 3 हो जाएगा, तो 2 पर 3 देखो 8 आ गया, आपका आंसर 8 आ गया। हो गया ना, इजी हो गया। ऐसे करते तो पता ना कैसे सॉल्यूशन होता बेटा। इसका एक और सॉल्यूशन है, मैंने कहा कि प्राइम फैक्टर आपने निकाल दिया, ऐसे कर लिया, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। 68 का ऐसे भी कर सकते हो, और ये 8 × 8 हो सकता है ना, 8 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 8 × 8, 8 का एक्सपोनेंट 2 हो गया और इसका एक्सपोनेंट 1/2 है। हमने एक्सपेंशन किया तो 8 का 2 और फिर पहले से एक्सपोनेंट यानी m × n है, ये कैंसिल हो गया, 8 पे 1 आया 8 हो गया, 8 पे पावर 1 8 हो गया। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम आया, है ना। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट सेकंड की। देखो सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन फर्स्ट का, 32 to the पावर यानी एक्सपोनेंट 1/5 है। इसको बेटा क्या कहा, मैंने कहा कि 32 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, जैसे मैंने बताया डिवीजन मेथड से। तो प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा 32 का, अब बार बार बताऊंगा नहीं, 2 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1। हाँ ठीक है, तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5, 2 to the power 5, 2 एक्सपोनेंट 5 या 2 पावर 5 या 2 इंडिसेस 5, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पे 2 पे 5 एक्सपोनेंट और पूरे का एक्सपोनेंट 1/5 है। तो देखो क्या इस पे आता नहीं है, क्या पावर मेथड इस पे लागू हो जाएगा, पावर ला, है ना, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, दिस इंटू दिस, यानी कि बेस 2 रहेगा, 5 × 1/5, 5 5 कैंसिल, 2 पर 1 और ये आंसर हो गया 2।
कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट थर्ड पे। देखो ये थर्ड को 125/3 इसका आप प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे तो प्राइम फैक्टर आएगा, एक चीज ध्यान रखना है बेटा, ये फॉलो मत करना जनरली, लेकिन जनरली ऐसा है, ये 3 है ना, तो इसका एक्सपोनेंट निकालोगे तो 5 का 3, ठीक है ऐसे, लेकिन ये हमेशा के लिए सही नहीं है। मैंने कहा इसका मैंने निकाला तो ये 3 आया, 5 × 5 25, 25 × 5 कितना 125, देख लो 5 × 5 × 5 ये 125 आएगा। इसको 5 पे 3 मैंने लिख दिया, और ये पूरे का एक्सपोनेंट 1/3 है। देखो फिर इसी पैटर्न पे है ना, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 पहले से है और 1/3 ये है, 3 3 कैंसिल हो गया, 5 पर 1 बचा, आंसर इज 5, है ना। ठीक है, आओ ये तो रहा थर्ड का। अब आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे। चलिए क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट, 9 एक्सपोनेंट 3/2, ये बेस हो गया और 3/2 बेटा एक्सपोनेंट हो गया, बेस 9 3/2 एक्सपोनेंट। सेम पैटर्न 9 का प्राइम फैक्टर निकाल लो। 9 कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3 1, तो 3 का 3 × 3 आया ना, इसको 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, या एक्सपोनेंट 2 या इंडिसेस 2, बात एक ही हो गई। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप देखो 3 का 2 लिखा, और ये तो मैंने इसकी जगह पे लिखा ना, ये तो इसकी जगह पे लिखा मैंने, है ना, लेकिन ये एक्सपोनेंट तो रहेगा, और ऊपर क्या लिखा हमने, ये पहले से दिया है। चलिए तो क्या इस फॉर्म में नहीं आया, एक का एक्सपोनेंट m और पूरे का एक्सपोनेंट ये, तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाइड, सेम चीज आ गई। तो 3 और 2 m मान लो, और n 3/2 का, देखो 2 2 कैंसिल हो गया, 3 पे कितना हुआ 3, कितना हो गया 27, आंसर इज 27। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। देखो सेकंड पार्ट 32 है, मैंने कहा कि इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। 32 का निकाल लो, 2 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 5, कितना आया 2 to the power 5, 5 टाइम्स है ना, 2 2 2 2, तो 2 एक्सपोनेंट 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, तो 32 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे 2 पे ये, फिर इसका एक्सपोनेंट पहले से है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए इस पैटर्न में आता है, मल्टीप्लाइड हो जाएंगे दोनों, तो 2 पे 5 × 2/5 कर दिया हमने, 2 पे 2 आया, और क्या आंसर 2 4। ठीक है, आइए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखते हैं। ठीक, देखो पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन 16 है, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 16 का फटाफट 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2, ठीक है 16, तो ये 2 पर कितना आया 4, 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 2 पर 4, यानी कि 16 की जगह हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। इसका एक्सपोनेंट 3/4 पहले से है। देखो एक्सपोनेंट का यानी पावर का पावर, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, फिर यही आ गई बात, आ गई तो इसको एक्सपेंड करो, ये पावर मल्टीपल हो जाएंगे, ये पहले से था, ये कट क्या हो गया 2 to the power आ गया, तो 8 इसका आंसर हो गया। 2 to the power 3 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इज योर आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलिए देखिए फोर्थ का देखिए सोल्यूशन 125 है। 125 का प्राइम फैक्टर निकालोगे बेटा तो कितना बचेगा, ये क्या हो जाएगा 5 पर 5 का एक्सपोनेंट 3, और इसका है -1/3। अब देखो ये तो निगेटिव आ गया, तो एक निगेटिव का भी मैंने बताया था, निगेटिव को कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव में, ऐसे, क्योंकि मैंने कहा था कि a m और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। मैंने कहा कि a m और n क्या होना चाहिए, a m एंड n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम नेचुरल नंबर में तो इसको बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। देखो कैसे, इसको कर लो। अब ऐसा आया तो मैंने कहा कि ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं, मैं अभी पहले बता भी चुका हूं, इसीलिए मैंने इसको लिख रखा है कि 1/a⁴n कर सकते हैं। तो ये पूरे को 1/125 का, अब जब 1 कर दोगे बेटा ना, तो ये माइनस हट जाएगा, ये एक्सपोनेंट रह जाएगा, तो 1 इस तरह से हो गया।
हो गया ना। अब तो बात खत्म हो गई ना कि नेचुरल नंबर ही क्यों। अब देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर है कि नहीं है ना। चलिए ए मॉडल आइए, तो अब हम बात करेंगे कि अब सॉल्व कैसे करेंगे। 1 इसको कर सकते हैं 5 का 3 और इसका एक्सपोनेंट क्या है 1/3 है ना। चलिए तो 1 अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 5 पे 3 और m इंटू n हो जाएंगे, तो इंटू 1/3। देखो 3 कैंसिल हो गया, क्या नीचे बचेगा और 5 हो जाएगा, 1/5 बचा। दिस इज योर सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये रहा 4th पार्ट, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1st पार्ट, ठीक। सॉल्यूशन देखो है ना, 3rd का फर्स्ट। देखो मैंने कहा ये क्वेश्चन है, आप देखिए देखने में कितना भौकाली लग रहा है, कितना टिपिकल लग रहा है ना, कितना इजी है। देखो बेस है ना बेटा, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, ठीक। तो आपको पढ़ाया था मैंने, यहां भी देख सकते हो 8 का बेस m और a पर n दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो a टू द पावर m प्लस n, ऐसे ही हम इसको करेंगे। कैसे, बेस सेम है तो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, ये बात हो जाएगी ना, ये बात हो जाएगी, ठीक। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 हमारा बेस हो गया, इसका हम एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 15। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, एक्सपोनेंट की तरह दिखना चाहिए, ये 15, ठीक है। चलिए तो अलग से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 प्लस 1/5 कितना है 15, हमने एलसीएम लिया, ये 15 है। तो 3 5 जा 15 और 5 से इसमें मल्टीपल कर देंगे 10, ठीक है। और 5 3 जा और 3 से 1 में मल्टीपल कर देंगे 3, ठीक है। तो कितना आया 10 प्लस 3/15, 2 पर 13/15। दिस इज योर सॉल्यूशन, है ना। जो कितना आसान है, ऐसे कितना टिपिकल लग रहा है कि इसको कैसे 2 का कि एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करें, है जी ना। चलिए अब क्वेश्चन 3rd का पार्ट 2nd का सॉल्यूशन देखते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd का 2nd पार्ट देखते हैं, ठीक है। जरा इस पर ध्यान दो, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1/3 टू द पावर 3, यानी कि एक्सपोनेंट 3 है। अब बड़े ध्यान समझो, जरा इस पे फोकस करो, इस पे क्या है ये a टू दी पावर माइनस n को, यानी कि ये निगेटिव साइन हटाना है तो मुझे 1/a टू दी पावर n कर देना है। ये बात समझ में आ गई। फिर से समझिए, अगर कहीं a टू दी पावर n लिखा है और हमें निगेटिव में करना है तो इसको a टू दी पावर माइनस n कर सकते हैं, ठीक है। किसी फिगर पर ले लेते हैं, इसी फिगर पर ले लो। मैंने कहा ये किस शेप में है, इसी शेप में है, 3 टू दी पावर 3। ध्यान से देखिए, a को अगर यहाँ पे बेस हमारा है, ये a है, ये है, और ये n है कि नहीं है, ये 3n है और a भी 3 है। ये ठीक ऐसे है, तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको a टू दी पावर माइनस n, यानी कि a 3 है और माइनस n भी 3 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी आपने देखा पूरे को 3 टू दी पावर माइनस 3 लिख सकते हैं और एक्सपोनेंट 7 है। ये बात समझ में आ गई। अब जरा इसको ओपन कर देते हैं, तो 3 पे एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट पे मल्टीपल हो जाएगा। आप इस प्रॉपर्टी पे आ जाइए, यहाँ पे a टू दी पावर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो दोनों एक्सपोनेंट आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे ना। तो -3 × 7 इक्वल टू 3 टू दी पावर -21। ये बात आ गई ना। चलिए इसको चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इस माइनस को भी हटा सकते हो, 1/3 टू दी पावर 21 कर लो, लेकिन आपका आंसर यहीं पे आकर के फिनिश्ड हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर का पार्ट नहीं है, समझाने का है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd पार्ट देखते हैं। बड़ा ध्यान से देखो, ये बेस और ये बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफर है। देखो बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, तो डिवीजन में जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं कहूँ बेस सेम है, यानी कि बेस 11 ले लिया हमने, और न्यूमरेटर का ये आपका हो गया
और ये हो गया डिनोमिनेटर का 1/4, यही हो गया ना, ठीक ना। एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट माइनस कर दिया। अब एलसीएम ले लीजिए, आप उसी पे एलसीएम ले लो, मैंने लिखा यहाँ पे 4, ठीक है। चलिए तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 आया, और 2 से ये 1 में मल्टीपल कर दिया, ऐसे निकालते थे। चलिए 4 से 4 को डिवाइड करते थे, 4 1 जा 4, और 1 से 1 में यानी 1 × 1 क्या बना 11, 2 माइनस ये 1 हो गया, डिवाइडेड बाई ये 4, क्या आया बेटा, ये आया 11, और 2 - 1 1/4। दिस इज योर ये आंसर, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, कहीं इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब एक चीज ध्यान दो, चाहो तो इस ऑपरेशन को रफ नोट में ऐसे दिखा सकते हो, रफ नोट लिख करके आप 1/2 - 1/4, यहाँ 4 एलसीएम ले लो, 2 × 1 - 1 × 1, और 2 - 1/4 यानी 1/4, ऐसे लिख करके, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो ये आंसर, ले लिखोगे फ्रॉम द रफ नोट, ठीक है। तो चाहे इसको अलग से लिख लो, चाहे यहीं पे ऐसे एक्सप्रेशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम पार्ट 4th पे, और इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। ये बड़ा सिंपल सा है, आप जरा इस पे फोकस करो। क्या इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था, और यहाँ पे इसीलिए इसको लिख करके छोड़ रखा है बार बार कोरिलेट करने के लिए। देखो बेस दोनों का डिफर है, बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। ऐसे में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं लिखा है। तो अगर ऐसे में बेटा, अगर ऐसे रहता 7/2 × 7/2, तो बेस सेम होता तो क्या करते, ऊपर वाले को ऐड कर देते, यही करते थे, यानी am + n, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बेस ही अलग है, तो बेस अलग है। मैंने आपको बताया था इसी लेक्चर में कि a पर m है, इंटू b पर m है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a × b और एक्सपोनेंट m कर देंगे, ठीक है। चलिए अगर इसको चाहो तो इसमें कहीं लिख लेना, ठीक। बेस यहाँ पर देखो सेम है, ऐड हो गया, लेकिन यहाँ बेस डिफर है, तो बेस टू बेस मल्टीपल कर देंगे, और एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट m लिख देंगे सिंगल। ऐसे ही इसको जरा करते हैं, बेस डिफर है तो a × b, अगर ये a है और ये b है तो 7 × 8, ठीक, 7 × 8 हो गया, और m हाफ, ऊपर कितना हो गया एक्सपोनेंट हाफ, 56 और एक्सपोनेंट हाफ। दिस इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन लेके आए, लेकिन बेटा फिर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कई बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक के कई बार पढ़िए। एनसीईआरटी में क्रक्स दिया हुआ है, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए। आप और भी साइड में बुक रिफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कराऊंगा जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर डिफरेंट बुक के क्वेश्चंस को मैं चलाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट प्रैक्टिस। लेकिन एनसीईआरटी की चीज़ों को बार बार पढ़ लो, डेरिवेशन फार्मूला के पढ़ो, ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम का ये लास्ट एक्सरसाइज आपकी थी, वैसे ये नंबर सिस्टम आपका फिनिश हो गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन के सिलसिला चलते रहेंगे, लेकिन पहले आपका सिलेबस मैं खत्म कर लूँ, उसके बाद एडवांस का मैं फिर सीरीज चलाऊंगा इंडिविजुअली चैप्टर वाइज, ठीक है। आइए तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का लेक्चर 8। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा बेटा लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना, दूसरे को सब्सक्राइब कराना मत भूलिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।